नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है और शिक्षा की अलख जलाकर आज इस क्षेत्र को, बेगूसराय जिले को दीप्तिमान कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुकेश कुमार प्रियदर्शी जी का, जो कि जनरल सेक्रेटरी बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन है। तो आइए इनसे मिलते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की दशा और दिशा को कैसे सुंदर और मजबूत बनाया जाए, इन पर इनकी विचार लेते हैं। मुकेश जी, आप हमारे स्टूडियो आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी ओर से नमस्कार। खास करके केवी स्टूडियो ने जो हमें आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, आज आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय साझा करें। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार प्रियदर्शी है। 1976 में मेरा जन्म बेगूसराय ब्लॉक के सुदूर क्षेत्र हैबतपुर पंचायत के वासुदेवपुर गांव में हुआ। जी जी। मेरे पिताजी बेसिकली किसान थे और किसानी करके हम 5 भाई बहन में चौथे स्थान पर हैं। सबको उन्होंने पढ़ाने का काम किया और वहाँ से गांव के ही मिडिल स्कूल से 6ठी क्लास पास करने के बाद जयमंगला हाई स्कूल मंझौल में गया। और उस समय जिला के जो 2 अच्छे स्कूल थे, उसमें से एक जयमंगला हाई स्कूल था। वहाँ अच्छे शिक्षकों के सानिध्य में हमने 10वीं की कक्षा पास की, जो बोर्ड का एग्ज़ाम कहलाता था। फिर वहाँ से मैं बेगूसराय आया और जीडी कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। जी जी। फिर कतिपय कारणों से बेगूसराय में रहना थोड़ा कठिन हो गया परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण। तो हमने त्याग कॉलेज में जाकर अपना नामांकन करवाया, वहीं से ग्रेजुएशन किया। बिल्कुल। फिर परिस्थिति और बदलती गई, जी सर। क्योंकि हमारा गांव 3 और बूढ़ी गंडक से घिरा हुआ है। जी जी। और गांव के लिए बूढ़ी गंडक कभी वरदान तो कभी अभिशाप बन बिल्कुल जाता है। सर। जब बूढ़ी गंडक अभिशाप का रूप ली, तो उस समय हमारा गांव से या जिला से ही पलायन हो गया। जी जी। मैं 95 में दिल्ली चला गया। जी सर। वहाँ हमारे एक रिश्तेदार जेएनयू में रहा करते थे और कुछ उनसे परिचय थी। वहाँ गए और वहाँ जाके शिक्षा से लगभग बदल गया मेरा मनसा। दिल्ली की चकाचौंध में हम वहाँ अपना काम करने लगे। और वहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि वहाँ कई सारे ऐसे एनओजीज, जो माने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो था, एनजीओज, तो उसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला। जी जी। और उससे जुड़ करके मैंने देखा कि ये सारे एनजीओ जो हैं वो खास करके गरीब बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे थे। जी जी। लेकिन एक चीज़ मेरे में रहा कि मैंने कभी शिक्षण कार्य को नहीं छोड़ा। जब अपना शिक्षा समाप्त किया तो मैंने शिक्षण कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और दिल्ली जैसे शहर में कभी मुझे रेंट पर मकान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वह एक शिक्षण व्यवस्था से जुड़े रहने के कारण ही संभव हो पाया। फिर कालांतर में परिवार की स्थिति कुछ सुधरी भी और अपना मन आया कि शादी हुई। फिर वासुदेवपुर ही आने का मन हुआ, बेगूसराय में आए, यहाँ कुछ काम करें। 2004 में मैं कम बैक हुआ, फिर वासुदेवपुर आया और 2 माह गांव में रहने के बाद मैं जिला मुख्यालय आया। यहाँ आने के बाद चूँकि शिक्षा से जुड़ा हुआ था और तो यहाँ के निजी शिक्षण संस्थान में काम करना शुरू किया। और विभिन्न संस्थानों में काम करने के उपरांत ऐसा लगा कि कुछ बेसिकली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है और बेगूसराय जैसे छोटे शहर में, जिसको मैं गांव का शहर कहता हूँ, तो कुछ लोग यहाँ मजबूरी में आए हैं, कुछ लोग व्यवसाय, क्योंकि व्यवसाय का बहुत बड़ा स्कोप नहीं था। तो हमने शिक्षण का कार्य शुरू किया। फिर धीरे लगा कि कुछ बेसिक चीज़ है जो समझाना मुश्किल है, करके ही निभाया जा सकता है। फिर हमने सर्वोदय नगर में आदरणीय हमारे विधायक जी थे और हमारे ग्रामीण भी थे, वासुदेव सिंह जी जी। उनके कहने पर हमने एक निजी विद्यालय की स्थापना की, जो संत अगस्टाइन एकेडमी के नाम से आज भी सर्वोदय नगर में संचालित है। उसमें मैं एज ए डायरेक्टर कार्यरत हूँ। और 2011 में जब सरकार की कुछ नीति बदली, सरकार ने एक RTE लाया, राइट टू एजुकेशन, जी जी।
तो एक नियम बनाया सरकार के द्वारा बनाया गया कि जो अब जो भी विद्यालय होंगे वो रिकॉग्नाइज्ड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो निजी विद्यालयों में एक उहापोह की स्थिति आई। उस समय बहुत पुराना एक संगठन चल रहा था 1997 से, जी सर, बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन करके। उसकी बैठकें हुई, उसमें मुझे जाने का मौका मिला। मैंने अपनी बात को रखा और जिला के लोगों को लगा कि इस बंदे में कुछ दम है। और आज मैं बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर हूँ। पिछले 4 वर्षों से उस दायित्व को का भी निर्वहन कर रहा हूँ और विद्यालय का भी संचालन कर रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम चाहेंगे जैसा कि आपका जुड़ाव, आपने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताया कि आप एक निजी शिक्षण संस्थान के निदेशक भी हैं, साथ ही साथ निजी शिक्षण संस्थानों के हक और अधिकार को लेकर या शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर या बेहतर शिक्षा के लिए जिला में आप बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सर, कोरोना की मार सब पर पड़ा, कोई नहीं बचा इससे। बिल्कुल। निजी शिक्षण संस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। इस संदर्भ में सर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, आपने सही कहा कि कोरोना की मार सभी सेक्टर पर पड़ा, चाहे निजी हो सरकारी हो, हर क्षेत्र के लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। और सबसे ज़्यादा जो बालक बच्चे होते हैं, जहाँ से कहते हैं कि भारत का भविष्य निकलेगा या जो कल का भारत है, उस पर पड़ा है। जी जी, ये कोरोना काल उसके लिए वास्तविक काल बन के टूट पड़ा है। बिल्कुल। आज भी निजी ही नहीं तो सभी तरह के शिक्षार्थी, शिक्षक इस समस्या से जूझ रहे हैं। अभी भी पूर्णतः अनलॉक नहीं हुआ है। जी। तो कोरोना काल में 2 तरह की बातें आई। एक तो सभी चीज़ों को 2 माह के लिए बंद किया गया, पुनः धीरे धीरे सभी चीज़ों को खोला गया। हर व्यवसाय हो, चाहे जहाँ कहीं भी खोलने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। और सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी महामारी से पूरे देश को लगभग बचा ही लिया गया। लेकिन शिक्षण संस्थानों में एक उहापोह की स्थिति रही। आप जानते हैं कि बेगूसराय जिला में तकरीबन 1900 हाई स्कूल मिडिल स्कूल गवर्नमेंट के और 700 निजी विद्यालय संचालित हैं। 700 निजी विद्यालय में भी तकरीबन 1.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये 1.5 लाख जो अभिभावक हैं और जो 6 लाख अभिभावक हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये 1.5 लाख में से कम तो 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक अपने बच्चे को मॉडर्न सुविधा दे सकते हैं। लेकिन वो 6 लाख प्लस हमारे जो हैं 1 लाख, जिनके पास आजकल के अत्याधुनिक सुविधा से वो लैस नहीं है। और अगर उनके पास है भी टेक्नोलॉजी तो उसको दूसरा उपयोग कर सकते हैं, वास्तविक उपयोग में वो नहीं ला पा रहे हैं। सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाइक ऑनलाइन क्लास चले। सर, इस बीच में मेरा कई बार गांव जाना आना हुआ, क्योंकि लॉकडाउन था तो यहाँ विद्यालय बंद था तो गांव जाते। मैं गांव में सर्वे किया तो मुझे लगा कि मेरे गांव में मिडिल स्कूल में जितने भी बच्चे, हाई स्कूल अब हो गए, +2 तक का स्कूल है मेरे गांव में, और मैं जब पता लगाया तो एक भी बच्चे नहीं थे जो पढ़ रहे हैं। टिल डेट तक भी कोई बच्चे किताब से एकदम महरूम हैं। उनके पास न किताब है, न कॉपी है, बिल्कुल दूर, पढ़ाई से बिल्कुल दूर हैं। और पता नहीं यह ऑनलाइन क्लास कोरोना काल में वरदान होगा या अभिशाप होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। और निजी विद्यालय जहाँ तक है, इसमें भी 2 तरह के विद्यालय हैं। एक विद्यालय है जो अभिभावक से पैसा लेते हैं, एक विद्यालय है जिसमें जो विद्यालय में अभिभावक देते हैं। इसको 2 कैटेगरी में, 2 तरह अकॉर्डिंग टू पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट के आधार में कह सकता हूँ। बेगूसराय में जो मैंने आपको बताया कि 700 निजी विद्यालय हैं, इसमें से करीब 450 विद्यालय रिकॉग्नाइज्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें RTE लागू होता है। RTE लागू का मतलब होता है जिसमें कि गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। और बहुत अच्छा RTE लाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी विद्यालय से संतुष्ट नहीं है या गरीब है लेकिन उसके आसपास में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है लेकिन निजी विद्यालय संचालित है, तो वह कम फीस नहीं फीस दे करके भी उसमें पढ़ सकता है। 25% उसमें उसके लिए रिजर्व है सीट, राइट टू एजुकेशन के तहत है, उसमें पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और शायद निजी विद्यालय, सभी निजी विद्यालय इसको फॉलो भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बाध्यता है। हाँ, बाध्यता कहिए या हृदय से भी, ऐसे भी चलता था ये काम, लेकिन आज वो बायलॉज हो गया है, नियम हो गया है।
क्योंकि निजी विद्यालय जो भी सर खुले हुए हैं ना, वो समाज ने खोला है। जी जी बिल्कुल कोई सही कहा। व्यक्ति ने नहीं खोला है, जी जी समाज ने खोला है। वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे शुरू से ही चल रहा है, व्यवस्था के ही पैसा आता है। और कुछ ऐसे हैं विद्यालय जहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट आधुनिक जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर, तो वहाँ उनको देना होता है, स्कूल वाला लेगा उनसे पैसा, तभी व्यवस्था चलेगी। अब कुछ विद्यालय हैं जहाँ अभिभावक जब देते हैं तब आता है पैसा। ऐसे विद्यालयों की संख्या हम समझते हैं 500 प्लस है जी जी जिला में, जो अभिभावक के रहमो करम पर चलते हैं। जी जी आज सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही है। आप देखिए तो अब एक नई शिक्षा नीति आई जी जी और नई शिक्षा नीति का प्रभाव आने वाले 5 साल में दिखना शुरू हो जाएगा। जी जी सर, यहाँ एक प्रश्न लेना चाहूँगा। जैसे नई शिक्षा नीति की बात की है आप, यहाँ से एक शिक्षाविद हैं आप, शिक्षा से काफ़ी लगाव रहा है आपका। जी। नई शिक्षा नीति को भी लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, इसका भी विरोध होता रहा है। देखिए, नई शिक्षा नीति में उतना ही विरोधाभास है जितना निजी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय में विरोधाभास है। आज जो सरकार नई शिक्षा नीति लेकर के आ रही है, अगर उसका अध्ययन आप कीजिएगा तो निजी विद्यालय पहले से उसी नीति पर काम कर रहे हैं। जी जी कहीं ना कहीं, और आज भी मैंने अभी आपको बताया कि 6 लाख और 1.5 लाख, जी जी 1/4 है निजी विद्यालय में, जी। 6 लाख बच्चे सरकार के पास हैं। जी जी तो क्या यह शिक्षा नीति उस 6 लाख के लिए कारगर होगा, या कहीं वह शिक्षा सिमट करके 1.5 लाख में ही तो नहीं रह जाएगा जो पहले से ही चल रहा है। जी जी इतना ही विरोधाभास है। नई शिक्षा नीति आएगी अगर सरकार तमाम व्यवस्था करे जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है। जी जी स्किल डेवलपमेंट की जो स्किल बात बहुत सारे उसमें है। क्वालिटी एजुकेशन का अगर आप परिभाषा पढ़िएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, बिल्कुल। जो कलाम के शब्दों में परिभाषा है, बिल्कुल सही कहा जहाँ से इसको उठाया गया जी है, जी तो वहाँ आप देखिएगा तो जो पहले गांधी जी की एक सपना हुआ करता था बेसिक बेसिक एजुकेशन, बिल्कुल सही कहा आपने, और वही चीज़ है क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल सही कहा। अब कितना वो समाहित किया गया है वर्तमान नई शिक्षा नीति कितना वो में, लागू ये हो पाता देखना होगा, और कितना लागू हो पड़ता। आप अगर गौर कीजिएगा सर, तो एक एक बेसिक स्कूल के पास 5-5 एकड़ जमीन है। बिल्कुल आज ऐसे विद्यालय की स्थिति हो गई है, किसी गांव में 1 एकड़ भी किसी भी विद्यालय के पास नहीं है। बच्चे 100 से 1000 हो गए, स्कूल अपग्रेड होकर के मिडिल से +2 हो गया, लेकिन भवन और संसाधन की इतनी कमी है कि ये स्वप्न पूरा होना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। सर एक सवाल लेना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया, कई निजी शिक्षण संस्थान बंद हो गए, कई निजी संस्थान बंद होने के कगार पर हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां पर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को सुविधा या वेतन देना स्कूल के व्यवस्थापक के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम ये भी जानते हैं कि इसकी मार आम आदमी पे भी पड़ा है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। कैसे इन सब को संतुलित किया जाए और कैसे फिर से इस जब स्कूल रीओपन हुआ है सब व्यवस्थाएं सुदृढ़ होकर पुनः पटरी पर लाया जाए। मैंने पहले भी, आपने भी कहा कि इसका म्यार सब पर पड़ी है, तो एक क्षेत्र को तो हम ले नहीं सकते हैं। और निजी विद्यालय में बच्चे जो आते हैं, आसपास के ही बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके अभिभावकों का भी जीविकोपार्जन प्रभावित हुआ है। और जो गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी इस कोरोना काल में उनके भी वेतन में कटौती हुई है, लेकिन एक निश्चित अमाउंट जो जीवन यापन भत्ता ही आप कह सकते हैं उनको मिलते रहा है। निजी विद्यालय के न व्यवस्थापक को मिल रहा है, ना उसके शिक्षक को मिल रहा है, ना शिक्षकेतर कर्मचारी को मिल रहा है, ना ही उसके अभिभावक को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ी हो गई थी। और पिछले जो 10 माह का समय बीता है, गॉड नोज की निजी विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी कैसे अपना जीवन यापन किए। वो दर्द तो आपने झेला होगा सर। बहुत झेल ही रहे हैं, वो लोग झेल ही रहे हैं। अब जब सरकार अनलॉक कर रही है स्कूलों को, अब 6ठी से लेकर 8वीं तक का उन्होंने आदेश जारी किया है कि 50% के साथ खोला जा सकता है। एक अभिभावकों में आ गया है कि अब 2 माह में ना उनके पास बुक्स हैं, तो कॉपीज़ फिर खरीदना पड़ेगा, स्कूल जा कर के क्या करेंगे बिना किताब का। तो उपस्थिति बहुत कम हो रही है। आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से कि 25% भी अभी बच्चे नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल में ना प्राइवेट। बिल्कुल सही कहा। तो पैसे की तो मारामारी है। जिस तरह से सरकार सभी क्षेत्रों में ध्यान दी कि कुछ न कुछ उनको कंपनसेशन दिया गया, लेकिन निजी विद्यालय के ना तो शिक्षक को मिला ना कुछ। आरटीई का पैसा जो 25% ने आपने बताया अनुदान के रूप में जो मिलना चाहिए, वो मिलता है। निजी विद्यालय को मिलना चाहिए ही नहीं, बल्कि राइट है वो। जी जी, जिस तरीके से 25% पढ़ाने का उसको राइट है, तो लेना भी राइट था। और मैं आपको बताऊं,
बेगूसराय ज़िला में जितने निजी विद्यालय हैं, 700 निजी विद्यालय में से जो 450 निजी विद्यालय रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनका 20 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास बाकी है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी मैंने रकम है निजी विद्यालय के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से निजी विद्यालय इसका पालन कर रहे हैं और उनका पैसा बकाया है। ये आपका ये कहना है कहीं अगर ये अभी समय दे दिया जाए सरकार के द्वारा तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक निजी शिक्षण संस्थान बिल्कुल हो जाता। बिल्कुल, हम तो मेहनत कर चुके हैं वो मांग रहे थे। जी जी, हम तो एडवांस में कुछ नहीं मांग रहे हैं। जी जी, और मांगना मेरा राइट है ना। सर एक प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे कि कोई बीच का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि आप स्कूल के व्यवस्थापक हैं, जैसे कि पेरेंट्स स्कूल से जुड़ नहीं रहे हैं, कारण जो भी हो आर्थिक दृष्टिकोण से ही, तो क्या बीच का रास्ता निकल सकता है? देखिए, आने वाले दिनों में फिर वो जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को छोड़ देंगे। एक निराशा का भाव हुआ है उस अभिभावक में जिनके बच्चे आज ग्रेजुएशन करके कोटा जैसे महंगे संस्थानों से पास होकर के लॉकडाउन के बाद घर आके बैठ गए हैं। बार बार इंटरव्यू वो देते हैं, बार बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कई साल तक उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है तो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, कभी हाई कोर्ट का कभी सुप्रीम कोर्ट का जो चक्कर लग रहा है। इससे अभिभावक में निराशा आई है एजुकेशन के प्रति, ना कि एजुकेशन के सिस्टम से निराशा आया। जी जी, जो आप 1000 अभिभावक को खड़ा कर दीजिए और बच्चे को खड़े कीजिए लाइन से, ईच एंड एवरी पेरेंट से, और बच्चे से पूछिए कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। उसका एक ही लक्ष्य था कि हम नौकरी करेंगे, अच्छा जीवन यापन करेंगे। वहाँ लोगों को अंधेरा दिख रहा है, इससे वो थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, इससे थोड़ा मुंह मोड़ रहे हैं। आएंगे बच्चे, आएंगे फिर आएंगे, लेकिन जो खोया गया है वो पाना संभव नहीं। जी जी, आपने एक चीज़ और कहा कि निजी विद्यालय बंद हो रहे हैं, कुछ बंद भी हुए हैं। जी सर, इसके संदर्भ में थोड़ी सी बात थोड़ा सा मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा और बताऊँगा कि क्या कारण है। बेगूसराय जिला में जितना भी निजी विद्यालय चल रहा है उसमें 90% रेंट पर चलता है। जी जी, और रेंट पर जो कोई स्कूल दिया गया है, भवन जो दिया गया है, वह उसके लैंडलॉर्ड के जीविकोपार्जन का साधन था। जी जी, वहाँ से उसको मिलता था। अब उसके मन में आया कि जो शिक्षक लोग थे वो तो कहीं ट्यूशन पढ़ाने लगे, व्यवस्थापक तो ट्यूशन पढ़ाने जाएंगे नहीं। मार्च के महीने में लॉकडाउन हुआ। अमूमन मार्च का महीना जो होली के बाद का समय होता है उसमें बच्चे पेरेंट्स पेमेंट करते हैं स्कूल को। 13 मार्च को बिहार में लॉकडाउन हो गया। जी जी, कुछ नहीं मिला स्कूल वाले को। स्कूल वाले अपने लैंडलॉर्ड को नहीं दे पाए, लैंडलॉर्ड एकदम बास्ट हो गए, वो तंग करने लगे। अब वो पैसा देना उनके लिए संभव नहीं था, और ये भी कोई निश्चित नहीं था कि कितने माह के लिए एक लॉकडाउन रहेगा। स्कूल में आज भी बंद है ढेर सारे स्कूल, कैसे देते पैसा। तो ये मकान मालिक और जो स्कूल के व्यवस्थापक थे, इनके बीच में जो तारतम्य टूटा अर्थ को लेकर के, कई विद्यालय इस कारण से बंद हो रहे हैं। जी सर, पेरेंट्स का उसमें कहीं दोष नहीं, पेरेंट्स का पैसा नहीं था, वो पैसा कहाँ से देता। और ये भी जान लीजिए कोई कोर्ट और न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश से पैसा नहीं आता है निजी विद्यालय को, वो पेरेंट्स और स्कूल व्यवस्थापक के बीच के आपसी संबंध से आता है पैसा। और कभी भी कोई व्यवस्थापक इस संबंध को खराब नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, निजी संस्थान को लेकर जो लोगों में नकारात्मक भाव है, इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि नकारात्मक भाव है कहीं। कभी कभार आप अखबार के माध्यम से देखते हुएगा, खास करके जब अप्रैल का महीना आता है, सुनने को ऐसा आया है, यह विरोधाभास देखा गया है कि पैसा उगाही का एक केंद्र बन गया है, पेरेंट्स को रिसोर्स समझा जाता है। नहीं, ये सब चीज़ जो है ना, कुछ ऐसे लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जाती है। आज आप बताइए, बेगूसराय में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं और गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में पैसा तो नहीं लिया जाता है। जी जी, वहाँ ड्रेस दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, तमाम सुविधाएं, बड़े बड़े कक्ष बनाए गए हैं। आजकल तो उसमें भी LED टेलीविजन लगाया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस शुरू किया जा रहा है। बेगूसराय में बहुत सारे निजी विद्यालय हैं जहाँ इतनी सुविधा भी नहीं है, लेकिन बच्चे वहाँ जा रहे हैं। क्या कोई पैसा आजकल उगा सकता है? शब्द अपने आप में ही भ्रमित करता है। सुबह से आप अगर बाजार में घूमिए तो सरकारी स्कूल से कहीं 5 गुना ज़्यादा बच्चे आपको प्राइवेट स्कूल के विभिन्न दिशाओं में मूव करते हुए दिखेंगे। ये उगाही देने नहीं जाते हैं, इनको वहाँ लाभ मिल रहा है इसलिए ये जाते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तरह के अफवाह फैलाते हैं। अगर बड़ी व्यवस्था को आपको चलानी है तो निश्चित रूप में आपको पैसे की ज़रूरत होती है। जी जी, आप एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, निजी विद्यालय में जो शिक्षकों का वेतन मिलता है और उसके टोटल खर्च को जोड़ लीजिए तो उतना एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक का पेमेंट है। बड़े बड़े विद्यालय भी शिक्षक का भुगतान करने में फेल हो रहे हैं। जी जी,
क्योंकि व्यवस्था को भी चलाना है। जी। सरकार से व्यवस्था क्या चल रही देख लीजिए आप जा करके, जो मिलना चाहिए वो भी समय से मिलता नहीं मिलता। निजी विद्यालय में बस उसके यहाँ एजुकेशन का एक ही है कि हमारे निजी विद्यालय में कार्य संस्कृति है, काम करने की प्रथा है। यहाँ वो अपने बच्चों के प्रति डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं और वो बताते, एक एक बच्चे के बारे में जानते हैं जी क्या जानता है, इसके माता पिता कैसे हैं, जैसे पहले के ज़माने में होता था। सरकारी स्कूल के शिक्षक उसी गांव में रहा करते थे किसी न किसी के दरवाजे पर। आज आप पता कर लीजिए सर, जिसके दरवाजे पर शिक्षकों ने रह करके उस गांव के स्कूल में योगदान दिया, उस परिवार का एक भी बच्चा बैठा हुआ नहीं। सर एक प्रश्न आपसे लेना चाहूँगा, चूँकि आप स्कूल के व्यवस्थापक हैं और निजी शिक्षण संस्थानों की बेहतरी के लिए आप काम करते हैं। सर हम आपसे ये चाहेंगे कि सरकारी संस्थान में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि बहुत बेहतर कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय के कई ऐसे उदाहरण हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षण विधि व्यवस्था के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बात से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता कि सरकारी विद्यालय और उसकी पढ़ाई, उसकी गुणवत्ता, उसकी विधि व्यवस्था पर सवाल उठते रहें। एक कुशल प्रशासक के रूप में उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, एक कुशल प्रशासक के रूप में आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका प्रश्न बहुत सही है कि जब हम बिहार के विकास की बात करेंगे तो एक बिहार को हम एक नाव समझ लें, तो क्या एक व्यक्ति नाव पे अकेले पार हो सकता है? नाव पर बैठे सारे व्यक्ति पार होंगे तभी नाव इस पार से उस पार जाएगा। आज बिहार में जिस तरीके से निजी और सरकारी की चर्चा हो रही है, एजुकेशन क्षेत्र में यह उचित नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग पढ़ेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा। सरकारी व्यवस्था में सरकार खुद बोल रही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बेगूसराय के डीओ साहब से पूछ लीजिए और बिहार के शिक्षा मंत्री से पूछ लीजिए। रोज़ शिक्षा मंत्री हल्ला कर रहे हैं कि शिक्षा का हाल खराब कर रखा है, जिनके हाथ में सारी व्यवस्था एक अभिभावक हैं वो। तो कहीं न कहीं पहले समझना होगा शिक्षक और समाज को। सरकार इस चीज़ को समझने का प्रयास करे कि हमें कैसे लोग चाहिए। शिक्षा ही, चूँकि मैं बराबर बोलता हूँ अपने विभिन्न कार्यक्रमों में कि जन्म से गाय का बच्चा और इंसान का बच्चा समान होता है, बंदर का बच्चा, चूहे का बच्चा, सब समान होता है। सिर्फ एजुकेशन ही है जो कि इंसान बना देता है। जी बिल्कुल, एक जीव को इंसान बनाने में एजुकेशन मानव से महामानव बना देता है, जहाँ ले जाए वो। जी जी। अब उस चीज़ को क्यों इतना कम आंका जा रहा है? सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है काबिले तारीफ है, इतनी बड़ी व्यवस्था को चला रही है, लेकिन वहाँ कार्य संस्कृति नहीं है। बिल्कुल सही। वहाँ के शिक्षक काम नहीं करना चाहते हैं और एक गलत भय दिखाते हैं कि हम पढ़ा तो सकते हैं लेकिन समाज नहीं देगा पढ़ाने। इसके पीछे एक रीज़न जो मुझे आता है समझ में कि आज शिक्षक को दुश्मन के रूप में पेश किया जा रहा है, कानून के लाद करके कहा जा रहा है मारना नहीं है। कितने बच्चे मर गए आज तक, कितने बच्चों को शिक्षकों ने मार डाला। घर और स्कूल में क्या अंतर है? कहीं भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसी समाज से शिक्षक जाते हैं उठ करके। मैं एक आध दो उदाहरण अगर छोड़ दूं तो ऐसा कहीं से कोई उदाहरण नहीं है कि शिक्षक ने किसी बच्चे को मार दिया हो, आंख फोड़ दिया हो, पैर तोड़ दिया हो। आखिर इस तरह की जो भावना बच्चों में डाली जा रही है वो आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक डरे हुए हैं और एक भयभीत, अर्थ से गिरे हुए शिक्षक, जिनके पास रोज़ कर्ज से दबे हुए शिक्षक, ऐसे शिक्षक समाज को कैसे दिशा और दशा दे सकते हैं? जी जी। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों में एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सरकार यह मान के नहीं चले कि ये प्राइवेट है, ये सरकारी है, उसे सबको ट्रेंड करना होगा और उनकी जो पॉलिसी है उसे जन जन तक पहुंचाना होगा। तभी जाकर के हम एक बेहतर बिहार, बेहतर बेगूसराय या बेहतर शिक्षा हम ला सकते हैं। दूसरा कोई चारा नहीं है। जी सर, एक कुशल प्रशासक के रूप में, विद्यालय के निदेशक के रूप में छात्रों से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छात्र और शिक्षक के बीच में जो संबंध होता है वो कहीं माता पिता और बच्चे के बीच के संबंध से भी बेहतर होता है। कुछ कमियां आई हैं मैं मानता हूं, लेकिन मैं यही कहूँगा आज के छात्रों से कि आप शिक्षक से जुड़ें और यह बात समझने का प्रयास करें कि एक शिक्षक को 40 मिनट का ही समय क्यों दिया जाता है एक वर्ग कक्ष में। इसका एक ही है कि आप शिक्षक छात्र को देखे लेकिन गौर से नहीं देखे। गौर से किसी एक चीज़ को देखा जाता है, समूह को नहीं। और छात्र भी शिक्षक को सिर्फ देखे, इंटरेक्ट हो उसके प्रति सम्मान हो, लेकिन उसके प्रति इतना भी नहीं हो जाए कि वह अपना सारा चीज़ समझदारी भूल करके बस एक जो प्रथा चली हुई है केवल गुरु और शिष्य प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, इसी में उलझ के रह जाए। उसे भी समझना होगा
कि जीवन की सच्चाई क्या है। आज शिक्षक के प्रति जो समाज में जो पहले एक होता था कि शिक्षक हैं, ये गुरु हैं हमारे, गुरु हैं, आज होता है मास्टर छिकै। जी जी। बेगूसराय की भाषा में जो ये शब्द आया है, इसको दूर करना होगा। और छात्र से तो हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप विद्यालय जितने ही देर के लिए जाते हो उसे पहला घर समझो। जी जी। जब बच्चा पढ़ने लायक हो गया तो उसका पहली पाठशाला घर से उठ करके अब हो गया विद्यालय। और अभिभावक को भी बच्चों में डालना होगा कि तुम्हारा पहला घर अब वो है, वहाँ से तुम जो सीख के आओगे वहीं तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। इस तरह के वातावरण को पैदा करें अभिभावक, शिक्षक, समाज, तभी जाकर के बच्चों में विकास हो सकता है। सर, आप कुशल प्रशासक हैं, स्कूल के निदेशक हैं, शिक्षकों से भी कुछ अपील मैं चाहूँगा। मैं एक चीज़ तो मैं खास करके निजी विद्यालय के क्षेत्र में बात मैं करूँगा कि यहाँ जो शिक्षक काम करते हैं उनको जीवन यापन भत्ता ही मिलता है, क्योंकि कई विद्यालय हैं, 700 विद्यालय हैं, विद्यालय का स्ट्रेंथ छोटा होता है, एवरेज 200 बच्चे ही पर विद्यालय में होते हैं। फी स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। जी जी। अभी प्रति ये ईच एंड एवरी स्टूडेंट और कुल फी निजी विद्यालय का जोड़ा जाए तो करीब 150 पौने 200 रुपया पड़ता है। जी जी। पूरे बेगूसराय का अगर देखिए तो शिक्षक को कम वेतन मिलता है, उनके पास बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। फिर भी मैं ये चाहूँगा कि अगर उन्होंने शिक्षण का कार्य चुना है तो कम से कम जो विद्यालय का जो समय है 6 घंटे का, उसमें वो एकदम एक शिक्षक की भूमिका में रहें, वहाँ सब कुछ भूल जाएं, फिर बाकी बातें बाद में हो। वह 6 घंटा एक वह जैसे लोग कहता है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाँव, अगर आपको वहाँ तक पहुँचाया गया है तो वो दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आज शिक्षक और छात्र के बीच में जो दिखता है वही बिकता है। सवाल लोग उठा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। शिक्षक समाज का सबसे सुंदर व्यक्ति होता है। जी जी। शिक्षक समाज में सबसे व्यवस्थित व्यक्ति होता है। शिक्षक समाज के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति होता है। और यह साबित करना होगा शिक्षक को ही कि मैं इस समाज का हूँ, समाज के लिए हूँ, समाज के भविष्य के लिए हूँ, तभी जाके समाज भी उनको एक शिक्षक के रूप में देखेगा। जी सर। सर, पेरेंट्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट जो है ना, आजकल जो पेरेंट्स की जो कैटेगरी वाइज हो गए हैं, कुछ पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि पैसा से शिक्षा मिलती है। जी जी। कुछ को समझ में आ रहा है कि जो भवन से शिक्षा मिलती है, और उसे ये नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि शिक्षा शिक्षक से मिलती है। जी जी। ये सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए तो हमारे जो शिक्षक थे, आप कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जी जी, शांति निकेतन के स्थापक, विश्व गुरु हैं। आप कह सकते हैं कि वहाँ तो भवन नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी। तो दो तरह के, एक होता है विद्यालय में बगीचा होना और बगीचा में विद्यालय होना, दोनों दो चीज़। तो मैं ये अभिभावक से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखें। आज वो भी व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा रहा है जो खुद नहीं पढ़ा लिखा है। जी जी। तो अब वैसे अभिभावक को आप क्या कहेगा, वो बेचारा क्या ध्यान रखेगा? वो तो कोट पैंट टाई पहना करके स्कूल के नियमानुकूल 8 बजे पहुंचा देता है स्कूल। जिम्मेदारी स्कूल की बढ़ जा रही है अभी। तो अभिभावक समय से अपना फीस दे, जो ही फीस है स्कूल का, क्योंकि उसी पर सारी व्यवस्था। अगर वो फीस नहीं आया समय पर तो नहीं होगा। और इधर उधर के अफवाह में नहीं रहें। कोई शिक्षक उनका दुश्मन नहीं है, विद्यालय शोषक नहीं होता। विद्यालय जो उनको, आज तो मैं देख रहा हूँ, मैं पिछले करीब 1993 से शिक्षण का कार्य मैंने शुरू किया था, और 93 से मैं देख रहा हूँ कि जिस बच्चे ने स्कूल में जितना ही दिन समय बिताया वो उतना ही अच्छा आज समाज के लिए है। जो स्कूल नहीं गया वो नहीं है समाज के लिए। कहीं ना कहीं उसके पास मतलब ये चीज़ नहीं आ रहा है कि समाज के में उसको अपनी पहचान कैसे बना। और अभिभावक ही इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। कोई भी स्कूल चलेगा या बंद होगा ये तो अभिभावक के हाथ में। सर, चलते चलते हम चाहेंगे कि कम ही शब्दों में शिक्षा की दशा और दिशा को कैसे सुदृढ़ किया जाए, आप उस पर अपने विचार दें। देखिए, शिक्षा की दशा और दिशा न कभी बिगड़ी थी, न उसको सुधारने की ज़रूरत है। वर्तमान में कुछ अफवाह जो है ना, उस शिक्षा और शिक्षार्थी, परिणाम और कार्य दोनों को प्रभावित किया है। अब जैसे समय आ रहा है, कोरोना काल बीत चुका है, एक बार फिर अभिभावक स्कूल की ओर मुँह देखेंगे, बच्चे आएंगे विद्यालय में, तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो लिमिट है, जो इतना चीज़ होना चाहिए, वो सब जगह हो जाए। सरकार ही जो अपने
विद्यालयों में जो व्यवस्था कर रखी है उसको सुधारे, और लोकल बडीज जो उसने तय किया है स्कूल को देखने के लिए उस पर फोकस करे। मैं इधर 3-4 विद्यालय में, मैं सरकारी विद्यालय में बराबर कोई कार्यक्रम होता है तो उसके उद्घाटन में जाने का मौका मिलता है। मैं कई सरकारी विद्यालय को देख करके दंग रह गया, तो मुझे लगा कि ये भी तो सरकार के द्वारा ही संचालित है, लेकिन वहाँ के जो खास करके प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक जो होते हैं, उनकी जो सोच है वो विद्यालय में दिख जाती। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं कई विद्यालय में गया जहाँ कोरोना काल के पहले से जो बेंच उलट के रखा हुआ था आज भी वैसे ही रखा हुआ, धूल फांक रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षक जो हैं या प्रधान के ही ऊपर सारा डिपेंड करता है कि अपने विद्यालय को कैसे चलाएं। देखिए रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर हम केवल यह बहाना बना करके रह जाएं कि हम नहीं ले सकते हैं, समाज आके मारेगा, कितनों को मारा है। मैंने भी कुछ देर पहले कहा कितने शिक्षक ने बच्चे को मारा, कितने शिक्षक को समाज ने जाके पीटा है इस काम के लिए कि आप पढ़ाइए नहीं तो ये करें। तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा कि शिक्षा की दशा और दिशा सुधारने के लिए समाज, शिक्षक और सरकार तीनों को बैठ के सोचना होगा, तभी जाकर के एक हम अच्छा भविष्य तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपने सुंदर विचार हमारे साथ साझा किए। सर केवी स्टूडियो के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए केवी स्टूडियो को तो मैं पहले से सुनते आ रहा हूँ, यूट्यूब पर भी इसका देखता हूँ, और ख़ास करके जो बेगूसराय की समस्या और उस समस्या के निदान के लिए जो व्यक्ति उचित होगा उसका जो आप लोग चयन करते हैं ये काबिले तारीफ है। आज यहाँ आकर के और अच्छा लगा कि चलो बेगूसराय में कोई ऐसी स्टूडियो है जहाँ जाकर के लोग अपनी बात को पब्लिक तक पहुँचा सकते हैं। जी जी। खास करके मैं डॉक्टर रोशन सर को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहूँगा कि स्टार्स ऑफ बेगूसराय के नाम से सही, लेकिन आपने ज्वलंत मुद्दे को रखते हैं और आपकी कार्यशैली और बुलाने का तरीका, आपका व्यवहार, ये सारा काबिले तारीफ है। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने प्रेरक विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपको भी सर। ये थे मुकेश कुमार प्रियदर्शी जी, जो कि एक कुशल प्रशासक हैं, शिक्षाविद हैं और साथ ही साथ हमेशा समाज के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं। इनके ये प्रेरक विचार जल्द ही आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करके सुन सकते हैं। साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करके भी आप आए दिन इस तरह के विद्वत अभिभावकों, शिक्षाविदों के विचार सुनकर प्रेरित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।